फ्लाई कर रहे हैं और विदा किया जा रहा है पूरे फुल, जिसको समारोह जिसको कह सकते हैं। वायुसेना के जितने पायलट हैं जिन्होंने MiG-21 उड़ाए, 1 घंटे से लेकर 4000 घंटे तक सारे पायलट यहाँ आए हुए हैं। और हर पायलट से जितने से बात हो रही है, कोई कह रहे हैं कि हमारी स्वीट हार्ट जा रही है, हमारी हाफ गर्लफ्रेंड जा रही है। तो लोग कितना प्यार करते थे उस MiG-21 को, इससे समझा जा सकता है। तो कह सकते हैं कि एक भावभीनी जो है इसकी विदाई दी जा रही है MiG-21 की। जी राजीव, जो तस्वीरें इस वक्त हम देख पा रहे हैं उसमें एक बेहद भावुक पल भी, जैसा कि आपने बताया, उन तमाम एयरफोर्स के पायलट्स के लिए जिन्होंने इस MiG-21 का इस्तेमाल किया अपने पूरे करियर के दौरान। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये जो आखिरी स्क्वाड्रन सॉर्टी होगी वो कितनी अहम है, कौन कौन इसमें शामिल हैं एयरफोर्स चीफ के अलावा? देखिए, इसमें स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा इसको लीड करेगी। और हम इस मालूम में है कि चंडीगढ़ में ही यानी 1963 में चंडीगढ़ में ही पहला जो मिग स्क्वाड्रन जो यहाँ पर आया था, और आज जो है 62 साल बाद यहीं से विदाई हो रही है। रक्षा मंत्री आए हुए हैं, CDS आए हुए हैं, तीनों सेनाओं के यहाँ चीफ आए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि तो आज रिटायर होगा MiG-21 लड़ाकू विमान, और इस विमान से बहुत खूबसूरत यादें बहुत से लोगों की जुड़ी हैं। MiG-21 विमान 6 दशकों की लंबी सेवा के बाद आज इसको सेवा मुक्त किया जाएगा। का बेहतरीन एयरक्राफ्ट। और सबसे बड़ी बात कि जिस लड़ाई में इसका इस्तेमाल हुआ, 1971 की लड़ाई को अगर याद कीजिए तो गवर्नर हाउस में पूर्वी बांग्लादेश में जो बॉम्बार्डिंग की गई थी, इसी जहाज से किया गया था, बालाकोट में किया गया था। और अपने से कहीं ज्यादा अपग्रेड फाइटर F-16 को मार गिराना ये MiG-21 के बस की बात थी। और जब आप तमाम युद्ध का जिक्र करते हैं राजीव, तो मुझे याद आता है 1999 का वो कारगिल युद्ध, जिसमें दुर्गम पहाड़ियों पर दुश्मन के ठिकानों को नष्ट कर इसने साबित किया था कि आखिर क्यों ये भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल सबसे जो एक विश्वसनीय लड़ाकू विमान है उसमें से एक है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 1999 के कारगिल की बात कर रहे हैं, उस फ्लाई कर रहा है, एयरशिप फ्लाई कर रहा है, एयरशिप। जी राजीव, भारतीय वायुसेना को कितना भरोसा है, इससे आप देख सकते हैं कि एयरशिप खुद आज कॉकपिट पे सोलो फ्लाई कर रहे हैं। बिल्कुल, जरा तस्वीरें हम इस वक्त दर्शकों को दिखाते हैं। ये सीधी तस्वीरें चंडीगढ़ एयरबेस से। भी हम आपको दिखा रहे हैं चंडीगढ़ एयरबेस से MiG-21। 60 साल बाद आज MiG-21 को अलविदा कहा जा रहा है। और राजीव, लगातार हमारे संवाददाता वहां से हमें बता रहे हैं क्या कुछ इस वक्त मौके पर चल रहा है। राजीव, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। राजीव से हम दोबारा संपर्क करेंगे। इस वक्त चूंकि वहां से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और सबसे अहम यह भी है इसमें कि 2019 में बालाकोट स्ट्राइक में ग्रुप कैप्टन अभिनंदन ने MiG-21 बाइसन उड़ाकर ही पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराया था। और आपको बता दें कि 1962 में चंडीगढ़ के ही इस एयरबेस पर MiG-21 के बेड़े को एयरफोर्स में पहली बार इंडक्ट किया गया था। और आज अपना सफर पूरा करके जब ये MiG-21 रिटायर हो रहा है, तो किस तरीके से 62 साल की सर्विस के दौरान इसने योगदान दिया, उन तमाम बातों का जिक्र जो है वो हो रहा है। राजीव, वहां से जो तस्वीरें आ रही है वो बेहद रोमांचित करने वाली तस्वीरें है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जब वायुसेना प्रमुख खुद सॉर्टी कर रहे हैं तो ये दिखाता है कि कितनी विश्वसनीयता है। राजीव साहब, हम संपर्क एक बार लगातार हम कर रहे हैं, और राजीव हमें तमाम जानकारी भी दे रहे हैं आखिर किस तरीके से विदाई जो है वहां दी जा रही है। आपको जानकारी दे दे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद मौजूद हैं। हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, कार्यक्रम का आयोजन वहां पर किया जा रहा है, और पहली तस्वीर आप देख रहे हैं
और साथ ही साथ मिग 21 की आखिरी उड़ान भी हम आपको दिखा रहे हैं और क्या योगदान रहा है मिग 21 का भारतीय वायुसेना में, वो भी हमने आपको बताया। हमारे सहयोगी राजीव भी लगातार वहां से हमें तमाम जानकारी दे रहे हैं। राजीव, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो चलिए राजीव से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तकनीकी खामी की वजह से उनसे संपर्क टूट गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, तमाम वायुसेना के अधिकारियों के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस खास कार्यक्रम में इस वक्त मौजूद है। चंडीगढ़ एयरबेस से आखिरी उड़ान भर रहा है मिग 21। तो आपको बता दें कि मिग 21 62 साल भारतीय वायुसेना के बेड़े की शान बनकर आसमान में उड़ान भरता हुआ देश के लोगों को महफूज करता ये एयरक्राफ्ट आज जब रिटायर हो रहा है तो बेहद भावुक पल है। राजीव हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि तमाम वो पायलट जिन्होंने चाहे 1 घंटे की सॉर्टी की हो या फिर 4000 आवर का फ्लाई किया हो इस एयरक्राफ्ट को, उन सभी को आज बुलाया गया है। और अपने समय में ये बहुत ही एडवांस एयरक्राफ्ट हुआ करता था राजीव, और इसीलिए आज जब एयरफोर्स चीफ खुद इसकी लास्ट सॉर्टी में मौजूद है, उसके कॉकपिट में मौजूद है, तो ये दिखाता है कि आखिर ये भारतीय वायुसेना के बेड़े में विश्वसनीयता और एक घातकता का कितना बड़ा प्रमाण था। बिल्कुल बिल्कुल, और यही बात जब ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से हमने पूछा, जो आसमान में गए थे, अंतरिक्ष में गए थे, उन्होंने भी कहा था कि मेरा सपना था कि लास्ट सॉर्टी जो है मिग 21 का लेता, लेकिन समय नहीं था। और ये सामने अगर देखें तो वायुसेना के जितने पुराने पायलट कभी मिग 21 फ्लाई किया सब लोग यहाँ आए हुए हैं। और यहाँ भारतीय वायुसेना के जो ड्रिल टीम चली है सामने, अब मिग 21 देख रहे हुए। ग्रुप कैप्टन अभिनंदन ने तो अपने आप में बड़ी बात ही मिग 21 दिखाता है कि किस कदर बेहतरीन एयरक्राफ्ट अपने ज़माने का था। और 62 साल दुनिया में कोई भी एयरक्राफ्ट जो है इतना ज़्यादा फ्लाई नहीं कर पाई है, और इतना ज़्यादा देश सेवा की बात कीजिएगा तो कोई भी जहाज़ नहीं कर पाया है। जी राजीव, क्योंकि तमाम अगर जंग की बात करें, भारत पाकिस्तान करगिल युद्ध और एक निर्णायक भूमिका भी कई युद्धों में मिग 21 ने निभाई है, क्या कोई और रिप्लेस कर सकता है मिग 21 को? क्योंकि अभी हमने देखा है कि और अत्याधुनिक विमान भारत के पास आ गए हैं, फाइटर जेट्स भारत के पास आ गए हैं, तो क्या कोई और विमान वो जगह ले सकता है जो मिग 21 की भारतीय वायुसेना में थी? बिल्कुल, मिग 21 की अगर फ्लाई की बात करें तो लास्ट में जो फ्लाई होगा यहाँ पर जो बादल फॉर्मेशन फ्लाई होगा, और बादल फॉर्मेशन में देखेंगे आप कि मिग 21 के साथ 2 जो तेजस जो है लाइट कॉमेट एयरक्राफ्ट जो वो फ्लाई करेंगे, यानी वो स्क्वाड्रन जो मिग 21 का स्क्वाड्रन जो मिग 21 के साथ हुआ करता था 35 और जो बादल हुआ करता था, वो अब धीरे धीरे जो है जो LCA मार्क 1A की बात करें, तेजस की बात करें, जो भारतीय वायुसेना में जो शामिल हो रही है उसकी जगह लगाई, यानी मिग 21 की जगह धीरे धीरे जो 83 यानी 83 जो भारतीय वायुसेना में तेजस से शामिल होने जा रहा है वो मिग 21 लेगा। और सबसे बड़ी बात, मिग 21 जिस तरह से भारतीय वायुसेना के पायलटों के लिए एक चहेता जी राजीव, आपकी आवाज पहुंच रही है हम तक। तमाम तस्वीरें हमारे सहयोगी राजीव लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से मिग 21 जो है उसको वाटर कैनन के सैल्यूट के साथ यहाँ पर अलविदा किया जा रहा है, और ये तमाम तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आपको इसकी खासियत अगर हम बताएं तो अत्याधुनिक अपने समय से एडवांस्ड एयरक्राफ्ट जिसका रेंज 1210 किलोमीटर, 9800 किलोग्राम भार ले जाने की क्षमता, इसके अलावा आपको इसकी सर्विस सीलिंग 18000 मीटर की इस एयरक्राफ्ट में, जो कि 13 मीटर लंबा था, और इसकी स्पीड 2230 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। इसके साथ इसकी चौड़ाई 7154 मीटर। राजीव हमारे साथ जुड़े। राजीव, कहते हैं आखिरी दिन जो है
वो जब किसी चीज़ को विदाई दी जा रही होती है तो उसकी उपलब्धियों पर बात की जाती है, किस तरीके से उसने योगदान दिया। लेकिन एक दूसरा पक्ष इस मिग 21 का ये भी रहा कि इसे कई बार आलोचनाओं का भी शिकार होना पड़ा, कई बार इसे उन नामों से संबोधित किया गया जो शायद ही एयरफोर्स का कोई फाइटर जेट अपने साथ जोड़ना चाहे। बिल्कुल बिल्कुल किया जाता है, लेकिन आपको ये नहीं जी राजीव कि जो भारतीय वायुसेना में 62 साल सर्विस करता है, भारतीय वायुसेना की 1/3 अगर ताकत की बात कीजिएगा तो एक समय में मिग 21 हुआ करता था। 16 लाख घंटे मिग 21 फ्लाई कर चुका है। तो यानी मिग 21 जब इतना फ्लाई करेगा और इतना जब काम करेगा, हर ऑपरेशन में करेगा, तो अगर जब क्रैशेस की जब बात होती है तो वो भी मिग 21 होगा। लेकिन अगर दूसरे एयरक्राफ्ट की अगर तो कंपेयर आप कीजिएगा दुनिया के और कोई एयरक्राफ्ट की तुलना में, तो उसके तुलना में रेशियो बहुत कम है। और सबसे बड़ी बात, एक पायलट के लिए जो सबसे जरूरी चीज होता है, एक फ्लाइंग स्किल की बात होती है, उड़ाने की जो कला की बात होती है। तो उड़ाने की कलाबाजी की अगर बात कीजिएगा तो मिग 21 में का कोई सानी नहीं है। किसी भी भारतीय वायुसेना के पायलट से आप पूछे तो वो कहेगा कि जो उड़ाने की जो बात है, जो फ्लाइंग स्किल की बात है, एक पायलट के का जो अपना एयरक्राफ्ट होता है जिसमें आप मशीन पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं रहते, पायलट की जो दक्षता खास तस्वीरें चंडीगढ़ एयरबेस से हम आपको दिखा रहे थे। राजीव, बहुत धन्यवाद आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। 21 की आज विदाई हो रही है। सेवानिवृत्ति के बाद लड़ाकू विमानों का सबसे आम स्पेयर पार्ट्स के लिए इसको अलग किया जा रहा है। इस लड़ाकू विमान में लगे सभी जो महंगे एवियोनिक्स हैं वो अब हटा दिए जाते हैं। आपको बता दें मिग 21 का जो ऐतिहासिक सफर रहा है, 1963 में मिग 21 भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ था। 1965 से 71 में भारत बांग्लादेश जंग का भी ये हिस्सा रहा है। साथ ही 1980 से 1990 फाइटर जेट के रूप में इसको एडवांस बनाया गया। 1999 में करगिल की जंग में भारत का बड़ा हथियार ये बना। 2019 में बालाकोट हमले के बाद मिग 21 ने अपनी ताकत दिखाई थी और 2025 मिग 21 ने वायुसेना को अब अलविदा आज ये कह रहा है। एक युग का एक तरीके से अंत हो जाएगा। तो इसमें रडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सूट, कॉकपिट, इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें शामिल हैं। इन उपकरणों का उपयोग उन्हीं सहयोगी विमानों में किया जा सकता है जो इसके पार्ट्स होंगे जो अभी सेवा में हैं। तो आपको ये भी बता दें कि काफ़ी खास मिग 21 रहा है, बहुत ऐतिहासिक सफ़र इसका रहा है। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने जब सेवानिवृत्त लड़ाकू विमानों को योग्य हवाई लक्ष्यों में बदलने का विचार रखा था, तब उसका उपयोग वायु रक्षा दल के प्रशिक्षण के लिए भी इसका किया जा सकता है। तो आज मिग 21 की विदाई हो रही है। उन लोगों के लिए बेहद इससे अपनी बहुत खास यादें जुड़ी हैं जिन्होंने इसको कुछ वक्त के लिए इस्तेमाल किया था अपने सर्विस के दौरान। ऐसे में वो सभी लोग यहाँ पर आज बुलाए गए हैं। तो आज हो रहा है रिटायर मिग 21। बहुत ऐतिहासिक पल ये है। अलविदा फाइटर मिग 21 की आज आखिरी उड़ान है। और आपको बता दें इसके लिए चंडीगढ़ में एक खास कार्यक्रम हो रहा है। भारतीय वायुसेना का जो प्रसिद्ध मिग 21 लड़ाकू विमान है आधिकारिक तौर पर आज ये रिटायर हो रहा है। साथ ही भारत की वायु रक्षा के जो सर्वाधिक शक्तिशाली माने जाने वाले मिग 21 की 6 दशकों तक जो लंबी सेवा चली है उसका आज अंत हो जाएगा। चंडीगढ़ स्थित भारतीय वायुसेना अड्डे से आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर औपचारिक फ्लाई पास्ट और सेवा मुक्ति समारोह आज आयोजित किया जा रहा है। मिग 21 आज विदाई ले रहा है। और इस कार्यक्रम में वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और अनुभवी पायलट इसमें शामिल हैं, जिसमें अलग अलग जिन्होंने अलग अलग पीढ़ियों से इस विमान को उड़ाया है, चाहे कुछ वक्त के लिए ही। वो सभी बड़े सैन्य अधिकारी यहाँ पर आज मौजूद हैं। 1963 में इसको शामिल किया गया था। मिग 21 को भारत का पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान ये था, जिसके पहले
स्क्वाड्रन चंडीगढ़ स्थित 28 स्क्वाड्रन को फर्स्ट सुपरसोनिक्स उपमान मिला था। इन सालों में भारत ने अलग अलग तरीकों से 700 से अधिक MiG-21 विमानों को शामिल किया था। और हमारे साथ संतपाल राघव रक्षा विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं इसी पर बात करने के लिए। संतपाल जी, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। जिस तरीके से आज MiG-21 की विदाई हो रही है, एक तरीके से एक इतिहास जो एक रहा है उसकी ये विदाई हो रही है। बहुत खूबसूरत यादें बहुत से लोगों की इससे जुड़ी हैं। जी हेलो जी संतपाल जी, आप हमें सुन रहे हैं? जी मैम। जी MiG-21 की आज औपचारिक तौर पर विदाई हो रही है। सतपाल जी, एक पूरा एक तरीके से इतिहास जो रहा है, 1963 में इसको शामिल किया गया था और कई अहम युद्धों में जो कई अहम ऐसे अफसर रहे हैं जब अपनी सेवा MiG-21 ने दी है। ऐतिहासिक पल है ये जब आज इसकी विदाई हो रही है। जी देखिए, ये जो MiG-21 है ये एक रशिया का ओरिजिनल जो मिग है, और ये जो इंडिया को ही नहीं बाकी विश्व के 50 कंट्रीज में इसकी उन्होंने उसको एक्सपोर्ट किया था जी। और MiG-21 इंडिया की बात करें तो हमने जो 63 में इसको इंडक्ट हुआ और इसने 65 में जो ऑपरेशन पाकिस्तान के साथ है उसमें इन्होंने बहुत अच्छा जो है रिजल्ट्स मिले, और 71 वॉर में भी और कारगिल वॉर के अंदर भी इसका जो है काफी स्टिक निशाने से और जो है इससे काफी यूजफुल रहा। और MiG-21 जो है इसने पीपल्स फाइटर जेट बोला जाता है, जो एयरफोर्स की जो लैंग्वेज है इसका, और इसका जो है काफी इन्होंने सर्विस दी है। एक बड़ा अच्छा माइलस्टोन है। नाउ अभी एज्ड हो गया है और आज जो है आप जनरेशन 4th जनरेशन 5th जनरेशन और जो हमारे एडवर्सरी चाइना है या पाकिस्तान है उन्होंने जो एक्वायर कर रखे हैं वो अभी लेटेस्ट डिजाइन है। बिकॉज वॉरफेयर का भी आप देखें जो अभी लेटेस्ट ऑफ सिंदूर में भी है कि अभी वॉरफेयर कंप्लीटली चेंज हो चुका है। लैंड फोर्सेस से ज्यादा एयर फोर्स का महत्व ज्यादा हो गया है। जैसे राफेल वगैरह आप देखें तो ये इन्होंने काफी स्टिक जो है अपग्रेडेशन हुआ है। बट MiG-20 को हम सैल्यूट करते हैं बिकॉज इसकी जो तीनों वॉर में जो मैंने बताया आपको 65, 71 और कारगिल में काफी अच्छी भूमिका और काफी अच्छा रिजल्ट्स लिए गए हैं। जी बिल्कुल ऐतिहासिक इसका सफर रहा है। ऐसे में सवाल ये भी है, अब इसका जो कहा यह भी जाता है, हम आपसे समझना चाहेंगे संतपाल जी कि इनकी स्पेयर पार्ट्स को किसी और चीज में इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही क्या इनको म्यूजियम में भी जो इसके पार्ट्स होते हैं उनको रखा जाता है संग्रहालयों में, ताकि आने वाली पीढ़ी इनको बारे में जान सके, देख सके? जी देखिए, इनको वॉर ट्रॉफी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है कंटोनमेंट्स के अंदर या जो है शहीदों के वहां पे या बड़े जो शहर हैं या स्कूलों में भी और जो बड़े हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वहां पे वॉर ट्रॉफी के तौर पे दिखाया जाता है। और इनके जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह हैं जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, कैनेबलाइज कर सकते हैं, उनको भी रखा जाता है, जो कि इसमें जो है पूरा जो है इनका देखा जाता है। पर ये काफी पुराना है। बट मैं आपको माध्यम से पूरे विश्व को बताना चाहता हूँ कि हमारे एयरफोर्स के जो इंजीनियर्स हैं और जो हैं इन्होंने काफी भी इसको ओल्डन वर्जन होते हुए भी इन्होंने काफी इसमें मिसाइल्स वगैरह को फिटिंग करके कैनिबलाइज करके और इन्होंने बड़ा अच्छा जो है कार्य किया है। बड़े मारक जो कुशलता है वो काफी रहा है और रिजल्ट्स मिले हैं। जी तो आप बता रहे हैं कि ओल्डन वर्जन होते हुए भी काफी अपग्रेड इसको किया गया और इसका इस्तेमाल किया गया। ऐसे में रिटायर्ड लड़ाकू विमानों की अगर हम एक निश्चित प्रोटोकॉल की बात करें, किस तरीके का प्रोटोकॉल जो रिटायर्ड लड़ाकू विमान होते हैं उनके लिए होता है? जी देखिए, वी आर वेरी ग्रेटफुल। जहां तक मैं एयरफोर्स की बात करूं और नेवी की बात करूं
जितने भी इनके पास सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं लोगों के, बिकॉज इतनी फ्लाइंग की होती है इनके साथ, इतने वेपन और इक्विपमेंट के साथ में किया है, और इसको सेकंड बडी माना जाता है। जो इसको जो उड़ाते हैं वो इसको बिल्कुल सेकंड बडी जो है, अपना जो है पार्टनर एक किस्म से मानते हैं। ऐसे ही नेवी के अंदर भी जब भी डीकमीशन किया जाता है तो काफी पूरी सेरेमोनियल दिया जाता है, और ऐसे ही यहाँ भी सेरेमोनियल दिया जाएगा। मैं आर्मी की बात करूं, जो आर्मी में भी आर्मामेंट है उसको भी किया जाता है, जो टैंक्स वगैरह हैं इनको भी किया जाता है, गन्स को भी किया जाता है, इवन एनिमल्स जो है हमारे जो है हॉर्सेज एंड मैं डॉग्स की बात करूं, उनको भी पूरा सम्मान दिया जाता है, उनको भी पूरी सेरेमनी की जाती है। डीकमीशन होने जब वो रिटायर होते हैं तो उनको काफी एक अच्छा स्थान दिया जाता है, बिकॉज इस वेपन और इक्विपमेंट और ये एनिमल्स की वजह से हमें काफी वॉर लड़ते वक्त ये हमारे सेकंड बडी होते हैं। सेकंड बडी का मतलब मैं कहूं ये हमारे अपने मित्र होते हैं, बिल्कुल मित्र होते हैं, तो वही इनको सम्मान दिया जाता है, सेरेमोनियल सम्मान दिया जाता है। जी सेकंड बडी और बहुत खास, जैसा कि आप बता रहे हैं, आपके शब्दों से समझ पा रहे हैं सनपाल जी हम, यानी कि बहुत भावनात्मक पल उन ऑफिसर्स के लिए इस वक्त होगा जिन्होंने अपने सर्विस करियर में कभी ना कभी इसको उड़ाया है, सर्विस के दौरान उन्होंने इसका इस्तेमाल किया है। जी सनपाल जी, ऐसे में मिग 21 की अगर हम आपसे पूरी खासियत समझना चाहें, इसके बारे में आप हमें और कुछ बताएं कि किस तरीके से ही और अन्य जो लड़ाकू विमान है उनसे अलग है। जी देखिए, इसका ओरिजिन जो है वो रशियन है, सोवियत यूनियन है। इसकी फर्स्ट फ्लाइट जो 1955 में हुआ था, और एंटर जो सर्विस थी उसकी 1959 में शुरू हुई थी जी। और ये एक लाइट वेट सुपरसोनिक फाइटर जो है और इंटरसेप्ट करता है। ये जो दूसरे जो वो है वो इसकी एक विशेषता है, और इसके अंदर जो है इसकी स्पीड जो है मैक 2.05 है, अराउंड 2175 किलोमीटर पर आवर है। रेंज इसका 1200 किलोमीटर है, ठीक है मैम। और टिपिकली इसके अंदर जो गन है वो 23 mm गन है, और एयर टू एयर मिसाइल्स का भी कर सकता है, रॉकेट्स भी कर सकता है, और ये बम भी डाल सकता है। और इसको जो जैसे मैंने आपको बताया कि रशिया ने इसको 50 कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया हुआ है, और इंडिया में इसको 63 के अंदर आया। और इसके अलावा जो है ये 21st सेंचुरी में अपग्रेड करके भी इसको मिग 21 बाइसन के नाम से 21st सेंचुरी में भी इसका इस्तेमाल किया गया। जी मैम। जी बहुत शुक्रिया सनपाल जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो आज बहुत शुक्रिया सनपाल जी। सनपाल राघव जी हमें जानकारी दे रहे थे, रक्षा विशेषज्ञ, मिग 21 की खासियत बता रहे थे, किस तरीके का प्रोटोकॉल लड़ाकू विमानों की जब आखिरी विदाई होता है और किस तरीके से लोग भावनात्मक तौर पर वो ऑफिसर्स इन विमानों से जुड़े होते हैं जिन्होंने अपने सर्विस के दौरान इसका इस्तेमाल किया होता है। तो मिग 21 फाइटर जेट आज 62 साल बाद रिटायर हो रहा है। एयरफोर्स चीफ 6 जेट के साथ आखिरी उड़ान भरेंगे। भारत पाक समेत 3 खास जंगों में मिग 21 शामिल रहा है। तो भारतीय वायुसेना की रीढ़ कहा जाता है मिग 21 एयरक्राफ्ट। आज ये रिटायर हो रहा है। चंडीगढ़ एयरबेस पे फाइटर जेट को विदाई आज दी जा रही है। तस्वीरें आप चंडीगढ़ एयरबेस से देख रहे हैं। तो आज के बाद से इस विमान सेवाएं मिग 21 की जो आधिकारिक तौर पर खत्म हो जाएंगी। और आज जो स्क्वाड्रन लीडर हैं प्रिया शर्मा फ्लाई पास्ट में हिस्सा ले रही हैं। 1963 में एयरक्राफ्ट चंडीगढ़ में ही वायुसेना में शामिल हुआ था। 1963 में मिग 21 62 साल की सर्विस के दौरान सुपरसोनिक मिग 21 ने 1965 के भारत पाक युद्ध में, 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में और 1999 के करगिल युद्ध और 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये भारत का पहला सुपरसोनिक जेट था, यानी कि ये आवाज की गति से तेज उड़ सकता है। अब इसकी जगह तेजस LCA मार्क 1A को शामिल किया जाएगा। तो मिग 21 की जगह अब कौन लेगा? इसकी जगह अब तेजस LCA मार्क 1A को शामिल किया जाएगा। मिग 21 के रिटायरमेंट समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुख समेत रक्षा मंत्रालय के कई बड़े अधिकारी इसमें शामिल हो रहे हैं। जगुआर और तेजस फाइटर जेट भी इसमें हिस्सा लेंगे। तो मिग 21 का जो इतिहास रहा है आपको बता दें, 2 एयरक्राफ्ट डिजाइनर्स
ऑन्टेम मिकोयान और मिखाइल गुरेविच को रूस ने इसकी जिम्मेदारी दी थी। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रूस और अमेरिका आसमान में अपनी ताकत को बढ़ा रहे थे। 1940 में मिग 1 और मिग 3 लड़ाकू विमान तैयार कर लिए गए। 5 साल में 6 वर्जन आ गए। मिग 21 की जो खासियत रही है, रेंज 1210 किलोमीटर, लंबाई इसकी 13 मीटर है, इसका जो वजन है 9800 किलोग्राम, स्पीड प्रति घंटा 2230 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से इसकी स्पीड है मिग 21 की। मिग 21 एयरक्राफ्ट की विदाई समारोह इस वक्त हो रहा है चंडीगढ़ एयरबेस से। आप तस्वीरें देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें। तो आज चंडीगढ़ में मिग 21 एयरक्राफ्ट आखिरी उड़ान भरेगा। रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक आपको ये भी बता दें कि 400 से ज़्यादा मिग 21 विमान क्रैश भी हुए हैं। इसमें इसी वजह से इस फाइटर प्लेन को विंडो मेकर भी कहा जाता था, उड़ता ताबूत और विंडो मेकर। मिग 21 आज आधिकारिक तौर पर विदाई ले रहा है और देखिए वो सभी ऑफिसर्स इस विदाई समारोह में शामिल हुए हैं जिन्होंने अपनी सर्विस के दौरान इसको उड़ाया था, इसका इस्तेमाल किया था। भारत में मिग 21 को लाने में उस वक्त के जो रक्षा मंत्री हैं वी के कृष्ण मेनन थे, उनका बड़ा रोल था। 1961 में रूस और भारत के बीच मिग सीरीज के विमानों की खरीद की बात जब सामने आई थी, तब इन बातों को शुरुआत में खारिज किया गया था। 1962 में अमेरिकी सांसद ने एक रिपोर्ट के हवाले से दावा किया था कि भारत एयरफोर्स के 2 स्क्वाड्रन के लिए रूस से मिग विमानों की खरीदारी की गई है। 1 साल के बाद अप्रैल 1963 में पहली बार इंडियन एयरफोर्स ने अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए सोवियत रूस के मिग 21 को अपने बेड़े में शामिल किया था 1963 में। और उसके बाद 1967 में मिग 21 को भारत में असेंबल करने का अधिकार और टेक्नोलॉजी भारतीय कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL को मिला था। इसको असेंबल करने का जो अधिकार था वो मिला था टेक्नोलॉजी भारतीय कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। 1967 में मिग 21 को भारत में असेंबल करने का अधिकार मिला था। 1963 में पहली बार इंडियन एयरफोर्स ने अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए सोवियत रूस के मिग 21 को अपने बेड़े में शामिल किया था। और आज वो भावुक पल उन ऑफिसर्स के लिए जिन्होंने अपनी सर्विस के दौरान इसका इस्तेमाल किया था। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ पीके सहगल जी भी जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। पीके सहगल जी, बहुत स्वागत है आपका, हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत भावनात्मक पल उन ऑफिसर्स के लिए आज कहा जाएगा जिन्होंने अपनी सर्विस के दौरान मिग 21 को उड़ाया। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। हिंदुस्तान ने मिग 21 के ऊपर के लिए डील 1961 में साइन की थी, कंप्लीट ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। 1963 में पहली बार हिंदुस्तान में एक जेट हवाई जहाज जो सुपरसोनिक था उसको इंडक्ट किया गया। इसने 1965 की वॉर में योगदान दिया है, 71 में बहुत बढ़िया तरीके से योगदान दिया है। उस समय ये दुनिया का पहला सुपरसोनिक जेट था जिसका मुकाबला हुआ पाकिस्तान के सुपरसोनिक F-104 और हर बारी हमारा जेट जो था पाकिस्तान के ऊपर हामी हुआ। तो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि हमारे पायलट जो है ज़्यादा सफल थे। उनकी ट्रेनिंग, उनकी मोरल, उनका मोटिवेशन, उनकी लीडरशिप बहुत बेहतर थी। फिर 1999 की लड़ाई में भी इसने बड़ा अच्छा योगदान दिया। उसके बाद आपको याद होगा कि बालाकोट जब हमने स्ट्राइक की तो उसमें भी उस समय भी मिग 19 बाइसन को उड़ाते हुए विंग कमांडर अभिनंदन ने, अभी जो ग्रुप कैप्टन ने उनको वीर चक्र मिला था, उन्होंने दुनिया का सबसे बेहतर जो पाकिस्तान का जहाज था लड़ाका F-16 उसको मार गिराया। फिर ऑपरेशन सिंदूर में भी 2 स्क्वाड्रन जो है कंटिन्यूस राउंड द क्लॉक कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग कर रहे थे। यानी दूसरे शब्दों में बहुत बड़े पैमाने पर इसने हमारे वायुसेना में अपना योगदान दिया। हिंदुस्तान में एक समय था जब 400 हवाई जहाज एक समय हिंदुस्तान के 19 स्क्वाड्रन्स में थे। हिंदुस्तान ने टोटल 874 ये जहाज बनाए, जिसमें से 600 हिंदुस्तान के अंदर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी बने हुए थे। ये दुनिया में का ऐसा जहाज था जो 60 कंट्रीज इसको ऑपरेट कर रही थी और इसकी लार्जेस्ट प्रोडक्शन एनीवेयर इन द वर्ल्ड जो है किसी भी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की वो इसकी है। ये हवाई जहाज एसेंशियली हाई ऑल्टीट्यूड ऑपरेशंस के लिए है, लेकिन हिंदुस्तान जो है इसको लो लेवल ऑपरेशन के लिए, ग्राउंड अटैक के लिए इस्तेमाल करता रहा है। और नाइट टाइम में भी
लो लेवल फ्लाइंग करता रहा है। इसको देखकर रशिया के इंजीनियर्स और रशिया के पायलट खुद भी दंग थे कि हिंदुस्तान ने इस माफी की कार्रवाई कैसे की। आमतौर पे कोई भी हवाई जहाज जो है, खास करके जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, उसको 40 साल से ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन हिंदुस्तान की वायुसेना ने इसको 62 साल तक इस्तेमाल किया, जो एक किस्म से दुनिया में रिकॉर्ड है। ये साफ तौर पे दर्शाता है कि हमारी वायुसेना जो है बहुत ही ज्यादा काबिल है, बहुत ही ज्यादा तजर्बेदार वाली है। इसके कई वर्जन हिंदुस्तान में बनाए गए, MiG-21 BIS, MiG-21 FL, MiG-21 बाइसन, और इसके अपग्रेड इसको बार बार करते रहे, लेकिन एट दी अल्टीमेट एनालिसिस इसको आज रिटायर किया जा रहा है उसी जगह से जहां से इसको पहले 1963 में इंडक्ट किया था। सबसे पहला स्क्वाड्रन चंडीगढ़ में रेज हुआ था, आज चंडीगढ़ से इसको अलविदा किया जा रहा है। और इस अलविदा परेड के अंदर जो शामिल है उसमें राजनाथ सिंह है, हमारे CDS हैं, तीनों चीफ्स हैं, 7 एयर कमांड्स हैं, सारे एयर कमांड्स के जो कमांडर्स इन चीफ्स हैं वो सारे के सारे मौजूद हैं। और ये जो 6 हवाई जहाज में हिस्सा ले रहे हैं उसमें से एक को उड़ा रहे हैं एयर चीफ मार्शल AP सिंह खुद, और एक हमारे देश की बिटिया है प्रिया शर्मा, वो उड़ा रही है। जब ये हवाई जहाज लैंड करेंगे तो इनको वाटर कैनन सैल्यूट दी जाएगी, जो एक किस्म से फाइनल सैल्यूट होती है एट द टाइम ऑफ इंडक्शन एंड एट द टाइम ऑफ डी इंडक्शन। वास्तव में ये जहाज जो है बहुत ही लाभदायक रहा जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है। अभी इसको रिप्लेस किया जाएगा तेजस मार्क 1A, 1A और मार्क 2 के माध्यम से, लेकिन इनकी रेट ऑफ प्रोडक्शन जो है बहुत ही स्लो है। पहले 83 जेट्स के लिए डील साइन हुई थी, अभी 97 के लिए और हुई है। पहले 83 में से अभी केवल 1 या 2 ही, वो भी अभी इंडक्ट नहीं हुए, क्योंकि उनकी भी ट्रायल जो है मिसाइल फायरिंग वगैरह अभी भी ड्यू है। इसको निगाह में रखते हुए बड़ा लाजमी है कि हिंदुस्तान के कॉम्बैट स्क्वाड्रन की ताकत को बढ़ाने के लिए कम से कम 114 नए राफेल जल्द से जल्द इंडक्ट किए जाएं। इस समय हिंदुस्तान के ये 2 स्क्वाड्रन जो है आज डी इंडक्ट हो जाएंगे, हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ रह जाएगी 27। पाकिस्तान की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ हो गई है 25, और उसको 40 हवाई जहाज और चाइना देने जा रहा है जो 5th जनरेशन के होंगे, उससे उसकी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ हमारे बराबर हो जाएगी। जहाँ तक चाइना का ताल्लुक है, चाइना के पास हमारे से 4 गुना ज़्यादा जहाज है। ऐसे में बहुत लाजमी है कि हिंदुस्तान जल्द से जल्द अपनी सुरक्षा को कायम रखने के लिए और दुश्मन के ऊपर हामी होने के लिए अपने स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को बढ़ाए। इसके बारे में एयर चीफ मार्शल बार बार कह रहे हैं, वी हैव टू बी प्रेजेंट रेडी नॉट फ्यूचर रेडी। क्योंकि अगर युद्ध आज होता है या आज के 5 साल या 10 साल के बाद होता है, कोई भी स्क्वाड्रन की जब डील साइन की जाती है हवाई जहाज की, उसको इंडक्ट करके पायलट्स को ट्रेन करने के लिए कई साल लग जाते हैं। अगर आज डील साइन कर होती है नए राफेल्स के लिए, तो वास्तव में वो जब तक इंडक्ट होंगे हिंदुस्तान के एयरफोर्स में आएंगे, कम से कम 3-4 साल 5 साल लग जाएंगे। ऐसे में बहुत लाजमी है कि हिंदुस्तान जो है तुरंत से अपनी सुरक्षा को कायम रखने के लिए जल्द से जल्द या तो 5th जनरेशन हवाई जहाज या फॉर द टाइम बिंग 114 और राफेल जो है, जिसको कहा जा रहा है कि वो मेक इन इंडिया होगा। 60% उसकी डिफेंस प्रोडक्शन जो होगी इंडिया के अंदर होगी, इंडिजिनस कंपोनेंट्स होंगे, जिससे हिंदुस्तान का आत्मनिर्भर भारत को, हिंदुस्तान के डिफेंस इंडस्ट्री को, हिंदुस्तान की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को, हिंदुस्तान के MSC को, हिंदुस्तान की एंसिलरी इंडस्ट्री को बहुत बड़े पैमाने पर फायदा होगा, बड़े पैमाने पर जॉब क्रिएशन होगी। बड़ा लाजमी है कि ये डिसीजन जल्द से जल्द सरकार ले। और हमारे एयर चीफ ने साफ तौर पे कहा है, कीपिंग इन व्यू कि अगर जॉइंट अटैक होता है पाकिस्तान और चाइना की तरफ से, चाइना पहले दिन ही कम से कम 65 से 80 स्क्वाड्रन हमारे खिलाफ उतार सकता है, पाकिस्तान 27 स्क्वाड्रन, तो दोनों का मिला के 100 स्क्वाड्रन से ज़्यादा उनका मुकाबला करेगा हिंदुस्तान की एयरफोर्स की 27 स्क्वाड्रन, जो एक किस्म से इनकॉन्सिक्वेंशियल है। इसको निगाह में रखते हुए कह रहे हैं कि हमारे जो 42.5 स्क्वाड्रन थे, जो आज से तकरीबन 20 साल पहले अप्रूव स्ट्रेंथ थी, उसको भी दोबारा देखने की आवश्यकता है। ये बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही लाभदायक है और बड़ी गंभीर इशू है। सरकार को जल्द से जल्द डिसीजन लेनी चाहिए। हम कह रहे हैं कि अगले 12 से 15 साल के अंदर हम हर प्रकार से अपनी डिफेंस फोर्सेस को मॉडर्नाइज करेंगे। हमें कम से कम 10 साल के लिए पीस चाहिए, ये तय करने के लिए कि हिंदुस्तान जो है अगले 10 से 12 साल के अंदर हर प्रकार से अपने आप को सुरक्षित रख सकेगा और दुश्मन के ऊपर हामी हो सकेगा। बैक टू यू। जी सर, आपने बहुत तरीके से समझाया इसके बारे में डिटेल में कि किस तरीके से क्या खास यादें इसके साथ जुड़ी हैं, कितना खास ये रहा है। ऐसे में एक सवाल ये भी आपने जवाब में ये भी कहा था सर कि बहुत वक्त पर इसको अपग्रेड भी किया गया, ओल्ड वर्जन की वजह से बीच बीच में काफ़ी अपग्रेड भी हुआ है।
टाइम के साथ। इसकी अगर हम अन्य लड़ाकू विमानों के मुकाबले इसकी अलग से खासियतों के बारे में हम जानना चाहें, किस तरीके से उनसे अलग ये था? देखो, कोई भी हवाई जहाज जो है, आप जब उसको अपग्रेड करते हो, आप इंजन को अपग्रेड कर सकते हो, जी। उसके रडार को अपग्रेड कर सकते हो, उसके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट को अपग्रेड कर सकते हो, उसके सेंसर्स को अपग्रेड कर सकते हो, लेकिन जो बेसिक फ्यूजलाज है उसको अपग्रेड नहीं कर सकते। जी। तो बेसिक ढांचा है, औरत तो बूढ़ी होती जाएगी, आप उसको रूज लगा लो, उसको चूड़ियां पे ला लो, उसको सिंदूर लगा दो, उसको रूज लगा दो, तो बूढ़ी तो बूढ़ी रहेगी ना। ऐसे में बड़ा लाजमी है कि आप नया लड़ाका इंडक्ट करें। जैसे कि कोई भी वायुसेना जो है अपने किसी भी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को 40 से ज्यादा साल से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करती। हिंदुस्तान ने एक किस्म से रिकॉर्ड कायम कर दिया है कि 62 ईयर्स तक हमने इस लड़ाके को कायम रखा है। तो मैंने जैसे कि कहा 2025 में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ मई के महीने में, उस समय भी 2 स्क्वाड्रन जो है MiG-21 के 24/7 लगातार कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग कर रहे थे। वास्तव में दाग देता हूँ मैं हिंदुस्तान के मैच्योरिटी के, हिंदुस्तान की मेंटेनेंस के लिए, HAL के लिए, और हिंदुस्तान के जो इंजीनियरिंग स्टाफ है जो इन हवाई जहाज़ों को मेंटेन कर रहा था, सस्टेन कर रहा था, और वो पायलट्स जो इस लड़ाके को उड़ा रहे थे, उन सबको मैं सैल्यूटेशन करता हूँ कि वास्तव में उन्होंने एक ऐसा जहाज उड़ाया जिसकी लाइफ खत्म हो चुकी थी। और जैसे कि मैंने कहा, हिंदुस्तान की ये जो लड़ाका है, 874 हवाई जहाज बनाए गए हिंदुस्तान के अंदर। आपके जो रिप्लेसमेंट तेजस है उनके 83 और 97 की डील है, ये बहुत कम है। 19 स्क्वाड्रन एक समय जिसमें 400 हवाई जहाज थे इसी जहाज के साथ लैस थे। अभी वो 19 स्क्वाड्रन आपके आज पूरे खत्म रिटायर हो जाएंगे, मतलब जब MiG-21 के थे। इनकी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता बहुत लाजमी है, बहुत जल्द इसकी आवश्यकता है। और मुझे पक्का यकीन है कि राजनाथ सिंह के नीचे जो कमेटी बैठी है जो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के बारे में बातचीत कर रही है, इस साल ये सारी डिसीजन ली जाएंगी। जल्द से जल्द कोई इम्पोर्टेंट फैसला लेंगी 114 राफेल को लेकर। जी सर, कहा यह भी जा रहा है कि अगले महीने तेजस MK-1A भी लॉन्च हो रहा है। ये भी अपने आप में एक लड़ाकू विमानों में अगर बात करें बहुत आधुनिक तकनीकी से लैस और तमाम तरीके से जो अपडेटेड जो लड़ाकू विमान होते हैं वो होगा। इसके बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे। देखो, हमारी रेट ऑफ प्रोडक्शन बड़ी कम है। एज ऑफ टुडे कहा जा रहा है HAL की तरफ से कि अगले 2 या 3 महीने के अंदर वो हमको 2 हवाई जहाज जो है तेजस जो 1A वो दे देंगे, और इस साल के एंड तक 3 और दे देंगे, क्योंकि G404 इंजन जो अमेरिका की तरफ से उसमें देरी हो रही थी। अगले साल से वो कह रहे हैं कि 8 हवाई जहाज। हिंदुस्तान के आर्मी एयर चीफ ने साफ तौर पर कहा है कि हमको हर साल 40 नए जहाज़ों को इंडक्ट करने की आवश्यकता है। अगर आपकी रेट ऑफ प्रोडक्शन केवल 8 की होगी, आप एक नई और फैक्ट्री भी लगा रहे हैं, उस फैक्ट्री को भी मिला के आपकी रेट ऑफ प्रोडक्शन केवल 16 होगी, देन 40 हवाई जहाज आपके हर साल रिटायर हो जाएंगे। अभी आपके जगुआर्स भी रिटायरमेंट होने के वाले के नज़दीक पहुंच चुके हैं, मिराज हवाई जहाज वो भी रिटायरमेंट के नज़दीक हो चुके हैं। वायुसेना में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी आ जाएगी। इस कमज़ोरी को चेकमेट करने के लिए बड़ा लाजमी है कि जल्द से जल्द हम कोई या तो रेट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाएं। अगर आप देखो, एयर चीफ ने साफ तौर पे कहा है कि उनको HAL के ऊपर उस तरह का भरोसा नहीं है। HAL जो है मिशन मोड में काम नहीं कर रहे, वो काम करते हैं अपना 9 to 5 मिशन मोड में काम करने की आवश्यकता है। आपको रेट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाना ही पड़ेगा। और हिंदुस्तान ने 1984 से कावेरी इंजन बनाने की कोशिश की है, लेकिन आज तक वो जेट इंजन नहीं बना। हमने मंगलयान को तो मार्स के ग्रह के और ऑर्बिट में हिंदुस्तान पहला देश था जिसने अपने सैटेलाइट को स्थित किया। हम चांद पर भी लैंड कर गए, साउथ पोल के ऊपर या नॉर्थ पोल के ऊपर। वो भी दुनिया का पहला देश था जिसने वहाँ सक्सेसफुल लैंडिंग की उस एरिया में। लेकिन हम एक जेट इंजन नहीं बना पाए। इसके लिए भी ट्रांसफर टेक्नोलॉजी मिल रही है हमको 100% फ्रांस के माध्यम से। हो सकता है कि उस ट्रांसफर टेक्नोलॉजी से और प्राइवेट सेक्टर के आ जाने से हम जल्द कामयाबी हासिल कर लेंगे। बड़ा अफसोस की बात थी कि जी पिछले कुछ सालों को छोड़ के हमने प्राइवेट सेक्टर को डिफेंस में जोड़ा नहीं था। अगर प्राइवेट सेक्टर को जोड़ा होता तो आज ये हालात नहीं होते। प्राइवेट सेक्टर हमारा बड़ा कॉम्पिटेंट है और मुझे पक्का यकीन है दे कैन गिव यू वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट एट वर्ल्ड क्लास टाइम फ्रेम्स। जी, और रेट ऑफ प्रोडक्शन बहुत लाजमी है कि उनको जल्द से जल्द हर प्रकार से जोड़ा जाए। जी जी,
पीके सहगल सर, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी जो दी आपने, बहुत विस्तार से हमें समझाई चीज़ें। और अब आगे और जो नए विमानों को, लड़ाकू विमानों को इसमें शामिल किया जाएगा। रेट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी कम है अभी भी भारत में, जैसा कि हमें हमारे खास मेहमान बता रहे थे। इसी के साथ ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हो रहे हैं।